फिक्र की शुरुआत उस प्लेन क्रैश की घटना से जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत में विपक्ष को क्यों साजिश दिख रही है, समझने की कोशिश करेंगे। इस क्रैश की फाइल में कई थ्योरी सामने आ रही हैं। आज देश की सबसे बड़ी और दुखद खबर यही है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन बारामती में क्रैश होने से पूरा देश स्तब्ध है। इस अकस्मात हादसे में उनका निधन हो गया। पायलट, को पायलट और बाकी के दो अन्य लोगों की भी हादसे में मौत हो गई। एक उनका सुरक्षाकर्मी भी था। आपकी स्क्रीन पर ये उसी प्लेन में सवार अजीत पवार की आखिरी तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि सुरक्षाकर्मी ठीक उनके बगल में बैठा हुआ है और अजीत पवार के चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। यह तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। यह हादसा सुबह करीब 8:44 पर हुआ, जब वो मुंबई से चुनाव प्रचार के लिए बारामती पहुंचने वाले थे। वहां रनवे पर क्रैश होते ही प्लेन आग का गोला बन गया। यह है विजुअल, ध्यान से देखिए। प्राइवेट चार्टर्ड विमान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। यह खौफनाक मंजर वहां पास में लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। अजीत पवार का पूरा परिवार सदमे में है। उनकी बहन और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने इस दुर्घटना को तबाही बताया है। आम जनता उनके अंतिम दर्शन के लिए विद्या प्रतिष्ठान में जा सकती है, जहां उनके पार्थिव शरीर को रखा गया। और कल सुबह अजीत पवार का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव काठियावाड़ी के मैदान में होगा। अहमदनगर जिले में जन्मे अजीत पवार के लिए बारामती राजनीतिक गढ़ रहा है। 1991 में पहली बार बारामती से कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए थे और 2024 में आखिरी बार वो विधायक भी इसी सीट पर बने। अब बात उनके प्लेन हादसे से जुड़े एंगल्स की, जिसे समझने के लिए हमें कई घुमावदार मोड़ से होकर गुजरना पड़ा। ध्यान से देखिए जरा। यह हमने आपके सामने एक एआई वीडियो रिक्रिएट किया है। इस हादसे का एक एआई वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह दुर्घटना आखिर हुई कैसे हुई होगी। देखिए, अजीत पवार LG-45 यानी लियरजेट 45 एयरक्राफ्ट में थे। मुंबई में वो सुबह 8:10 पर प्लेन में बारामती जाने के लिए सवार हुए। यह विमान यात्रा उनकी आखिरी यात्रा होगी, ये किसी को अनुमान नहीं था। अब आपको हादसे के वो अंतिम 26 मिनट की कहानी बताते हैं, जिसके बारे में उड्डयन मंत्रालय ने अब जाकर विस्तार से बयान जारी किया। इसके मुताबिक, ध्यान से देखिएगा, बारामती में एक अनियंत्रित हवाई क्षेत्र है। सुबह 8:18 पर पहली बार बारामती के ATC से पायलट का संपर्क हुआ था। इसके बाद जब विमान बारामती से 30 नॉटिकल मील दूर था, तब पायलट ने फिर से ATC से संपर्क किया। पायलट को अपने विवेक से दृश्य मौसम संबंधी स्थितियों को देखकर लैंड करने की सलाह दी गई। चालक दल ने हवाओं और विजिबिलिटी के बारे में पूछा, तब उन्हें बताया गया कि हवाएं शांत हैं और विजिबिलिटी लगभग 3000 मीटर है। उड्डयन मंत्रालय के बयान में कहा गया, इसके बाद विमान ने आखिरी तौर पर रनवे 11 के करीब आने की सूचना दी, लेकिन कहा कि रनवे पायलट को दिखाई नहीं दे रहा है और पहले प्रयास में ही चक्कर लगाना शुरू कर दिया। चक्कर लगाने के बाद क्रू से ATC ने फिर पूछा कि क्या रनवे दिख रहा है। जवाब था, फिलहाल रनवे नजर नहीं आ रहा है। जब रनवे नजर आएगा हम संपर्क करेंगे। देखिए, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। कुछ सेकंड बाद चालक दल ने बताया कि उसे रनवे दिखाई दे रहा है। बयान में आगे कहा गया है कि विमान को सुबह 8:43 पर रनवे 11 पर उतरने की अनुमति दी गई। हालांकि पायलट ने लैंडिंग की अनुमति लेने के बारे में कोई सूचना नहीं दी, यानी ATC को जवाब नहीं दिया। अब ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद सुबह 8:44 पर ATC ने रनवे 11 के किनारे के आसपास आग की लपटें देखी। आपातकालीन सेवाएं तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंची, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पहली बार में पायलट को रनवे नहीं दिखा था। प्लेन ने 2 बार आसमान में चक्कर लगाए थे। इसकी पुष्टि फ्लाइट रेडार और दूसरे सैटेलाइट इमेज से भी होती है। लेकिन उड्डयन मंत्रालय के इस नए बयान से कहानी अलग दिख रही है। क्या पायलट ने मे डे की कॉल ATC को नहीं दी थी? मे डे फ्रेंच शब्द मेडेर से निकला है, जिसका अर्थ होता है मेरी मदद करो।
मुश्किल घड़ी में अनुभवी पायलट मेडे की कॉल जरूर देता है। इसकी बेसिकली जो शुरुआत हुई थी वो सेलिंग से हुई थी, शिप्स के तौर पर हुई थी। खैर, इस हादसे पर वीएसआर एविएशन के मालिक का बयान आया। उन्होंने कहा कि विमान को अनुभवी पायलट उड़ा रहे थे। मुख्य पायलट को लगभग 15 से 20 हजार घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था। वीएसआर एविएशन के मालिक ने इस घटना पर कंपनी का बचाव किया। उन्होंने यह भी दावा किया है कि विमान ठीक था और विमान को ग्राउंड करने का सवाल नहीं है। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि हादसा हुआ कैसे। आपको बता दें कि वीएसआर एविएशन पहले भी जांच के दायरे में आ चुका है। 2023 में इसी कंपनी का एक विमान क्रैश हुआ था। यह हादसा मुंबई एयरपोर्ट पर हुआ था। इसके वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बताते हैं। विमान वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का था। क्रैश हुआ प्लेन 16 वर्ष पुराना था। देखिए, 16 वर्ष बहुत ज्यादा एज नहीं होती। लियोजेट 45 को बॉम्बार्डियर एरोस्पेस कंपनी बनाती है। कनाडा की कंपनी है, कैंसास में बनता है। 1998 से यह कमर्शियल उड़ानों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यह कंपनी दावा करती है कि वो बोइंग 777 जैसे बड़े कमर्शियल प्लेन के सेफ्टी पैरामीटर्स को फॉलो करती है। इस एयरक्राफ्ट में क्या वो सारे पैरामीटर्स फॉलो हुए, ये जांच का विषय है। लेकिन टीवी9 की टीम सच जानने के लिए ग्राउंड पर पहुंची। कई चश्मदीद मिले। उन्होंने बताया कि सुबह जब विमान ने बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की तब कोहरा काफी ज्यादा था, विजिबिलिटी अच्छी नहीं थी, रनवे साफ नहीं दिखाई दे रहा था। इसीलिए पायलट विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इस दौरान विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया और उसमें आग लग गई। इसी जगह पर उनके चार्टर्ड विमान को लैंड होना था, लेकिन कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से उनका विमान किसी और जगह पर जाकर लैंड होता है और उसी वक्त वो जो है वो क्रश जो टूट जाता है। इसी जगह पर जो आप इस वक्त स्थान पे जगह देख रहे हैं किस तरह से उनका जो विमान था वो क्रैश हो गया और उसके बाद उसी समय उनकी जो है वो मौत हो जाती है। तो दुख भरी, दर्द भरी घटना है ये। हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैक पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्पॉट हो गया उसका जबरदस्त। You know, he made an approach from runway 29 and then he carried out a missed approach, after which again he tried to make an attempt from runway 11. This is what I also have no contact with the pilots. Primarily it appears that the pilot could not see the runway and that's why he would have carried out the missed approach. जो बारामती में जो FTO हैंडल ATC है उनसे वार्तालाप चल रही थी, तो उस समय जब दोबारा लैंड करने आए तब भी उनसे पूछा गया था कि विजिबिलिटी है कि नहीं रनवे का। तो उसके बाद पहले तो उनका समाधान नहीं है, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है। तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी ATC ने दिया उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है। बहुत दुखद घटना है, तो इसके ऊपर और जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में हम करेंगे। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने जांच का भरोसा दिया है, लेकिन विपक्ष को इस हादसे में साजिश दिख रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा है कि अजीत पवार महायुति गठबंधन में खुश नहीं थे, बीजेपी का साथ छोड़ने वाले थे और बहुत जल्द एक बड़ा राजनीतिक फैसला लेने वाले थे। हमें किसी भी केंद्रीय एजेंसी पर भरोसा नहीं है। एक सिटिंग डिप्टी सीएम का विमान इस तरह से क्रैश हो जाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सच सामने आना चाहिए। अपनी इन बातों के साथ ममता बनर्जी ने यह भी जोड़ा कि जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए। इस मांग पर उन्हें दूसरे विपक्षी दलों का भी साथ मिला। अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, सबने ममता बनर्जी की मांग का समर्थन किया है। शिवसेना यूबीटी के सांसद अनिल देसाई ने कहा है कि दुख के माहौल में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, जबकि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जांच तो होगी। दुर्घटना घडलेली गंभीर। I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. And now what happened today, I need
proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. देखिए, ऐसा लगता है ममता जी का थोड़ा सा वो बयान से वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है, पनप सनप कुछ भी बोलते हैं। और आज इस बयान से ये भी पता लगता है ये बयान टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और आज के समय पे जहाँ हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीज़ें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटना क्यों हुई। दुर्घटना हुई है, इसकी जांच जरूर होगी, क्योंकि ऐसी दुर्घटना पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना हो, इसलिए जरूर इसकी जांच होनी चाहिए। ये प्राइवेट प्लेन से जाना आना वगैरह ये तो बहुत बढ़ गया है। टेक्निकली फिट है कि नहीं, स्काईवर्दी है कि नहीं एयरक्राफ्ट, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे तो पता नहीं, इसमें कोई राजनीतिक कोई कमेंट करना उचित नहीं है। जब तक जांच होती नहीं या सामने चीज़ें आती नहीं, जांच तो होनी है, क्योंकि डीजीसीए ने तो इनिशिएट किया ही है। देखिए, पिछले कुछ समय से भारत में विमान हादसे लगातार सुर्खियों में रहे हैं, जिसके कारण एविएशन सेफ्टी को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में ये एक फुटेज अभी आया है, जरा ध्यान से देखिए। क्या हमारे लिए संभव हो पाएगा कि हम इसको बिग वॉल पर दिखा पाएं? ये हैरान करने वाला फुटेज आया है और ये ध्यान से देखिए। ये एयरक्राफ्ट, मुझे ऐसा लगता है कि ये जब सेकंड टाइम सर्कल कर रहा था, एक बार लैंड करने की कोशिश की और जब ये दूसरी बार सर्कल कर रहा था, तब ये एयरक्राफ्ट नीचे क्रैश हुआ। देयर यू गो, थैंक यू पीसीआर। हमारे पीसीआर ने बड़े अच्छे तरीके से आपके सामने इसको रखा है। ये देखिए, ये इसका जो डिसेंड है और स्पीड है। अब यहां पर हमारे सभी दर्शकों को ध्यान देना चाहिए। अगर कोई एयरक्राफ्ट लैंड करने जा रहा है तो वो स्पीड के साथ लैंड नहीं करता है, और ये एयरक्राफ्ट अपना एंगल चेंज कर रहा है। इज देयर अ टेक्निकल ग्लिच? ध्यान से देखिएगा, ये एयरक्राफ्ट के विंग्स जो हैं, दे आर गोइंग एब्सोल्युटली वर्टिकल रादर देन हॉरिजॉन्टल। ये देखिए, देयर यू गो। ये फाइटर प्लेन नहीं है, ये कमर्शियल एयरक्राफ्ट है। अगर एयरक्राफ्ट के विंग्स हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड है, दैट्स अ लैंडिंग पोजीशन। ये क्या है? ये क्या है? ध्यान से देखिए, होल्ड इट यहां पर। अब ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं चाहूंगा टिकर में ब्रेकिंग चलाइए। एयरक्राफ्ट क्रैश के नए वीडियो पर कई सवाल। ये अपने आप में आज का सबसे डिफाइनिंग वीडियो है। ध्यान से देखिएगा, डोंट गो अवे। इस स्क्रीन को हमने लॉक किया है। पीसीआर, लेट्स डू इट अगेन। वेल डन। हमारी टीम जो है आपके सामने बता रही है, ये बहुत डिटेलिंग के साथ। ये देखिए, एयरक्राफ्ट को देखिए, देयर इट टर्न्स। अगर एक्सक्यूज मी, अगर एयरक्राफ्ट लैंड करने जा रहा है, इट विल नेवर टर्न लाइक दिस। ये कमर्शियल एयरक्राफ्ट है, फाइटर प्लेन नहीं है। कमर्शियल एयरक्राफ्ट इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आसमान में, अनलेस वो आसमान में टर्न कर रहा है। ये एयरक्राफ्ट, ध्यान से देखिए, ग्राउंड से इसकी हाइट बहुत कम है और इट इज गोइंग लाइक दिस। दिस इज इंडिकेटिंग यहां पर कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। एक बार अपनी टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे बगल में फिर से ये आप बगल में विजुअल दिखाइए। ये लेटेस्ट सीसीटीवी फुटेज ध्यान से देखिए, इट इज हिंटिंग समथिंग एल्स। एयरक्राफ्ट टर्न कैसे हो रहा है? ये कमर्शियल प्राइवेट एयरक्राफ्ट है, इट्स नॉट अ फाइटर प्लेन। और फाइटर प्लेन भी इस हाइट पर जमीन से ऐसे टर्न नहीं होता है। व्हाट इज गोइंग रॉन्ग हियर? ये अपने आप में आज का सबसे डिफाइनिंग सीसीटीवी फुटेज है। ये देखिए, एंड देयर इट टर्न्स। लैंडिंग करने वाला एयरक्राफ्ट ऐसे लैंड नहीं करता है। नो, देयर इज समथिंग रॉन्ग। यानी अभी तक की जो भी थ्योरी सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं इस एयरक्राफ्ट के विजुअल को डिफाई करती है। पिछले कुछ समय से भारत में विमान हादसे लगातार सुर्खियों में रहे हैं, जिसके कारण एविएशन सेफ्टी को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। 12 जून 2025 में अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ था। 270 लोगों की मौत हो गई थी। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की मौत हो गई थी। 2021 में तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हुए हेलीकॉप्टर हादसे में तत्कालीन सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत हो गई थी। वर्ष 2011 में एक हेलीकॉप्टर हादसे में अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की मौत हो गई थी।
2009 में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर का हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। और आज अजीत पवार की प्लेन हादसे में मौत हो गई। जिस बारामती एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ है वो पुणे जिले का एक छोटा हवाई अड्डा है। यहां सिर्फ छोटे चार्टर विमान उतरते हैं। ये कोई रेगुलर एयरपोर्ट नहीं है, ना ही यहां कोई टर्मिनल है, इसीलिए यहां की सुविधाएं काफी लिमिटेड है। बारामती एयरपोर्ट पर कोई ऑटोमेटिक मौसम रिपोर्टिंग सिस्टम भी नहीं है। इस एयरपोर्ट से सबसे नजदीकी दूसरा हवाई अड्डा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और संभव है कि उसी की मौसम जानकारी हासिल की गई होगी। हालांकि हादसे की असली वजह क्या है, प्लेन के ब्लैक बॉक्स से जो जानकारी मिलेगी दूसरे फैक्ट्स के आधार पर AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो पड़ताल करेगी, तब जाकर तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन करीब 2 घंटे पहले अजीत पवार के चाचा शरद पवार ने इस साजिश वाले एंगल पर पूर्वनाम लगाने की कोशिश की। उन्होंने बयान दिया है कि यह केवल एक हादसा है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र के सीएम ने भी अजीत पवार के निधन पर हुई राजनीति की निंदा की है। खैर, अजीत पवार पिछले कुछ वर्षों से काफी चर्चा में रहे। अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर उन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की। लोकसभा में उन्हें इसका फायदा नहीं मिला, लेकिन विधानसभा में उनकी अगुवाई वाली एनसीपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पिछले कई महीनों से एक दावा किया जा रहा था कि अजीत पवार और शरद पवार साथ आने वाले हैं। आज अजीत पवार की मृत्यु के बाद पूरा पवार परिवार शोक में है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार राज्यसभा की सांसद हैं। उनके 2 बेटे हैं, जिसमें पार्थ पवार 2019 में मावल से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जबकि दूसरे बेटे जय पवार राजनीति में सक्रिय नहीं है। तमाम राजनीतिक गतिरोध के बाद भी पवार परिवार खास मौकों पर साथ दिखता था। शरद पवार के 85वें जन्मदिन पर अजीत पवार उनसे मिलने दिल्ली आए थे। 2023 तक पूरा परिवार दिवाली साथ मनाना था। इसकी तस्वीरें भी आती रहती थी। उनकी इस तरह से मृत्यु के बाद आज हर राजनीतिक दल के नेता उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें बारामती जाकर श्रद्धांजलि दी है। उनके निधन को व्यक्तिगत क्षति कहा है, तो पीएम मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए अजीत पवार को जन नेता बताया। यह भी कहा कि अजीत पवार का लोगों से गहरा जुड़ाव था। दादा गेले तर आधुनिक अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं। समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जन नेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। हमेशा महाराष्ट्र के लोगों की उन्होंने सेवा और खिदमत करने की कोशिश की। जो लोग उन्हें जानते हैं और जिन्होंने उनका काम करने का तरीका देखा, वो ये जानते थे कि एक बहुत ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जाने जाते थे और एक अच्छे पॉलिटिकल वर्कर। अजीत पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे। आज पूरा राजनीतिक जगत उनके आकस्मिक निधन से दुखी है। हम सब मर्माहत हैं और हम सब उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं।
अजीत पवार के विमान हादसे के कुछ घंटे बाद ही सुप्रीम कोर्ट में अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की गई, लेकिन कोर्ट में आज एसआईआर मामले की सुनवाई जारी रहने की वजह से इस केस को सूचीबद्ध नहीं किया जा सका। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि इस मामले पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है, ना ही विमान हादसों की जांच करने वाली संस्था AAIB की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि 787 विमान को लेकर पायलट एक आम इलेक्ट्रिकल समस्या की शिकायत कर रहे हैं। इस वजह से इन बोइंग 787 को उड़ान भरने से रोकना होगा, क्योंकि बोइंग के विमानों को ठीक करने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह विमान पूरी तरह असुरक्षित होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई तो नहीं हो सकी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द ही एक नजदीकी तारीख तय की जाएगी। यह याचिका हादसे में मारे गए कैप्टन सुमित सब्रवाल के पिता पुष्कराज सब्रवाल और फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स की ओर से दायर की गई है, जिसमें हादसे की न्यायिक निगरानी में जांच की मांग की गई। बात करते हैं पश्चिम एशिया में छिड़ने वाले बारूदी बवंडर की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सनसनी बढ़ा दी है। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन ईरान के बेहद नजदीक पहुंचने वाला है, बल्कि काफी नजदीक है, तो वहीं ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। ट्रंप की हरकतों से ऐसा लग रहा है कि उन पर युद्ध का फितूर सवार है। वो स्टूडेंट्स और आम लोगों के बीच थे, लेकिन जुबान पर सिर्फ और सिर्फ ईरान के लिए धमकी भरे लफ्ज थे। एक तरफ ट्रंप पर युद्ध का जुनून सवार, तो वहीं दूसरी तरफ खमनेई की जिद पश्चिम एशिया में बारूदी महाविध्वंस के संकेत दे रही। वॉर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईरान पर विनाशक हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ट्रंप और खमनेई की जिद के बीच दावा किया जा रहा है कि पश्चिम एशिया में बारूदी बैटल की घड़ी आ गई है। अब से कुछ घंटे पहले ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी है। पिछले कुछ दिनों में पहली बार ट्रंप ने ईरान के खिलाफ इस कदर गुस्सा जाहिर किया। ट्रंप ने क्या कहा, आइए देखते हैं। एक बड़ा जहाज पूरी ताकत के साथ ईरान की तरफ बढ़ रहा है। इस फ्लीट को शक्तिशाली USS अब्राहम लिंकन लीड कर रहा है। यह वेनेजुएला भेजे गए जहाजों से भी बड़ा है। उम्मीद है ईरान जल्द बातचीत की टेबल पर आएगा। ईरान समझ ले, समय बहुत तेजी से निकल रहा है। ईरान ने पहले डील से मना किया, हमने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया। ईरान पर अगला हमला और भयंकर होगा, ऐसा मत होने दो। इसका सबसे बड़ा सबूत है ये तस्वीरें जो हम आपको दिखाने वाले हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। सेंट्रल कमांड ने वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी। माना जा रहा है कि ईरान पर हमले से पहले की तैयारियां हैं। अमेरिका की इन तैयारियों को थोड़ा डिटेल में जानते हैं, ध्यान से देखिए। पूरे पश्चिम एशिया में सेंटकॉम ने वॉर ड्रिल शुरू कर दी है। कॉम्बैट रेडीनेस एक्सरसाइज को 5 हिस्सों में बांटा गया है। एयरक्राफ्ट और सैनिकों की मूवमेंट की एक्सरसाइज, अनजाने लोकेशन पर छिपकर हमला करने की तैयारी, कम सोर्सेज के साथ लॉजिस्टिकल मूवमेंट की तैयारी, बड़े ऑपरेशन एरिया में कमांड एंड कंट्रोल एक्सरसाइज, छोटे ग्रुप में सरप्राइज अटैक की तैयारी की जा रही है। यानी एक तरफ अमेरिका ने ईरान के पास वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है, तो दूसरी तरफ वो USS अब्राहम लिंकन के ईरान के नजदीक पहुंचने का इंतजार कर रहा है। अब आपको इस एयरक्राफ्ट कैरियर की सटीक लोकेशन बताते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पश्चिम एशिया में ईरान के पास पहुंच चुका है। एकदम नजदीक नहीं जा रहा है, क्योंकि उसको ईरान के ड्रोन हमलों का डर है, और ये 1 से 2 दिनों में ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए तैयार हो सकता है। खबर तो यह भी आ रही है कि इसकी जो अभी पोजीशन है उसमें इसकी मिसाइलों की रेंज में ईरान है। खबरें यह भी है कि अमेरिका की सेना ने अपने स्ट्राइक ग्रुप को मजबूत करने के लिए करीब 10 से 12 अतिरिक्त युद्धक विमान भी भेजे हैं। क्या ईरान पर किसी भी वक्त हमला होने वाला है? आइए देखते हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पश्चिम एशिया पहुंचा है। अब यहां पर देखिए जरा, अमेरिका का स्ट्राइक ग्रुप भी ईरान के नजदीक है। एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शामिल हैं। ईरान के पास बड़ी संख्या में फाइटर जेट की भी तैनाती की गई है। US फाइटर जेट F-35C, FA-80 और टॉमाहॉक मिसाइलों से लैस है। अमेरिका इन जेट और मिसाइलों से लंबी दूरी के ऑपरेशन कर सकता है। एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि जैसे ही USS अब्राहम लिंकन सेंट्रल कमांड के क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो अमेरिका के सामने ईरान पर हमला करने के कई विकल्प होंगे। ईरान के परमाणु या मिसाइल प्रोग्राम पर हमले, आइए देखते हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर हमले, IRGC, ईरान में बड़े मंत्रालयों की इमारतों पर हमले, खमनेई के सीक्रेट बंकर पर हमले, ईरान के तेल निर्यात टर्मिनल पर हमले। यानी अमेरिका के टारगेट फिक्स है, बस वो USS अब्राहम लिंकन के ईरान के नजदीक पहुंचने का इंतजार कर रहा है। बल्कि इंफॉर्मेशन तो यह भी आ रही है कि वो इंतजार इसका नहीं कर रहा है, क्योंकि अब्राहम लिंकन ऑलरेडी उस पेरिफेरी में आ गया है जहां से उसके मिसाइल हमले हो सकते हैं। उसको इंतजार है
सपोर्टिंग वॉरशिप्स का। अब देखिए अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से कैसे घेर रखा है। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से और वॉर सर्विलांस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने कतर में 2 पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं अपने एयर बेसिस को बचाने के लिए। इसके अलावा जॉर्डन में 3rd एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि इजराइल में पेट्रियट और 3rd एयर डिफेंस सिस्टम पहले से मौजूद हैं। इसके अलावा कुवैत में अमेरिकी बेस में 3rd एयर डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती की खबर है। तो वहीं बहरीन में रोटेशनल सपोर्ट में पेट्रियट बैटरीज तैनात कर दी गई हैं। यानी अमेरिका की इन तैयारियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका की वॉर एक्सरसाइज के जवाब में ईरान भी अमेरिका को बड़ी धमकी दे रहा है। ईरान ने एक वीडियो जारी किया है, प्ले करिए यहां पर। इस वीडियो की शुरुआत में लिखा है, वी विल नॉट लीव यू अलोन, यानी हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस वीडियो में ईरान ने अपनी नेवी के हथियारों का जखीरा दिखाया। इस पर झुंड में हमले करने की टैक्टिक्स के लिए डिजाइन किए गए तेज अटैक एयरक्राफ्ट, नेवल माइंस, ड्रोन, एंटी शिप मिसाइलें शामिल हैं। ईरान फारस की खाड़ी और आसपास के पानी से हमला करने का प्लान बना रहा है। 2 आपको सबमरीन तो हम बता ही चुके हैं, उसकी निकल चुकी हैं। और इस वीडियो में आखिर में लिखा है, वी विल गेट इवन विद यू, बराबरी का हिसाब। ईरान कैसे अमेरिका को धमका रहा है, इसे समझते हैं, आइए देखते हैं। ईरान ने पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग वीडियोस जारी कर चेतावनी दी है। ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को तबाह करने की वार्निंग दी। आईआरजीसी ने वीडियो जारी कर मिसाइल हमले की धमकी दी है। फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले का एआई वीडियो जारी किया। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ड्रोन हमले की चेतावनी दी है। ड्रोन वीडियो जारी कर कहा है कि वो यूएसएस अब्राहम लिंकन पर लगातार नजर बनाए हुए है। इन धमकियों के अलावा आपको ईरान की तैयारियां भी देखनी चाहिए। वो अमेरिका से युद्ध के लिए खुद को किस तरह तैयार कर रहा है। ईरान ने युद्ध होने पर होर्मुज स्ट्रेट बंद करने की धमकी दी है। देखिए, होर्मुज स्ट्रेट का नॉर्दर्न पार्ट ईरान मैनेज करता है, सदर्न पार्ट ओमान मैनेज करता है। ईरान हारपून एंटी क्रूज मिसाइल से हमले की प्रैक्टिस कर रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले के लिए ओमान के पास ईरान के ड्रोन देखे गए हैं। ईरान ने बेलारूस में बना वोस्टोकॉक 1 रेडार सिस्टम भी तैनात किया है। ईरान ने गुपचुप तरीके से मिसाइल टेस्ट तेज कर दिए हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन के पास चाइनीज शिप भी देखे गए हैं। इंटरेस्टिंग। अब इस वीडियो को देखिए। ईरान ने अपने ड्रोन कैरियर शाहिद बघेरी को दिखाया है। इस पर कई ड्रोन तैनात हैं। ईरान ड्रोन्स और मिसाइल्स को अपनी ताकत मानता है। इसके जरिए अमेरिका को धमकाने की कोशिश की गई है। युद्ध की तैयारियों के साथ अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे को धमकाने से बाज नहीं आ रहे। ट्रंप ने कल फिर ईरान को धमकी देते हुए कहा कि ईरान बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। इस पर ईरान ने कहा है कि अमेरिका से हमारी कोई बात नहीं हुई है। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी, डील कर लो। एक और जहाज ईरान के पास पहुंच रहा है। इस पर ईरान ने जवाब दिया कि ट्रंप की किसी भी जिद या धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। यानी ट्रंप की धमकी और खमने की जिद पश्चिम एशिया में महाविनाश का संकेत है। पश्चिम एशिया में तूफान आने वाला है, लेकिन हमारे देश में पहाड़ी इलाकों में बर्फीला तूफान आ गया। कुदरत का सफेद कहर आपके सामने, जिसके सामने गाड़ियां, होटल, मकान और इंसान सब सरेंडर कर चुके हैं। ये देखिए जरा, उफ। अब हम आपको फिक्र में आए दिन सैलानियों का दर्द मनाली दिखा रहे हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया से खबरों तक कश्मीर के सोनमर्ग का एक वीडियो चर्चा में है। ध्यान से देखिए, ये देखिए जरा, जो इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति जितनी सुंदर है उतनी खतरनाक भी। बर्फबारी के सीजन में आजकल कश्मीर का सोनमर्ग भी देश के हजारों टूरिस्ट की फेवरेट लोकेशन बना हुआ है। ये देखिए जरा, यहां भी बड़ी संख्या में टूरिस्ट बर्फ देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन कल रात सोनमर्ग में एक ऐसा बर्फीला तूफान आया जिसका वीडियो अब सबको डरा रहा है। इस वीडियो में पहाड़ों से अचानक बर्फीला सैलाब यानी एवलांच आता दिखाई देता है, जो कुछ ही सेकंड में रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया और चंद सेकंड में इस बर्फीले बवंडर के नीचे तक। ये देखिए जरा, बर्फीले तूफान की यह घटना रात करीब 10:15 बजे की है, जो वहां के एक होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। प्रशासन के मुताबिक इस बर्फीले तूफान से कई होटल्स को नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी की जान नहीं गई। इलाके में बर्फबारी को देखते हुए पहले ही तूफान की चेतावनी जारी कर दी गई थी, लिहाजा लोग वक्त रहते अपने होटल और घरों में जा चुके थे। एवलांच का जिक्र हुआ तो आपको यह भी बता दें कि आखिर बर्फीला तूफान होता क्या है और आता कैसे है। जब पहाड़ पर जमी बर्फ का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक फिसलते हुए नीचे गिरने लगता है तो इसे एवलांच यानी हिमस्खलन की स्थिति कहा जाता है।
आमतौर पर एवलांच की घटनाएं किसी इलाके में भीषण बर्फबारी के बाद होती हैं। जब स्नोफॉल के बाद अचानक तापमान बढ़ता है या तेज़ हवाएं चलने लगती हैं तो कई बार पहाड़ों पर जमी बर्फ खिसकने लगती है। नीचे आते आते ये बर्फ एक बड़े सैलाब में तब्दील हो जाती है। ये सैलाब अगर किसी रिहायशी इलाके की तरफ बढ़े तो वहाँ सब कुछ बर्फ के नीचे दब जाता है। सोनमर्ग में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सोनमर्ग में एवलांच की इस घटना के बाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लोगों का डर इस रील में महसूस करेंगे। पहाड़ी क्षेत्रों पर अब ये बर्फबारी जो है, जो अब जमी बर्फ है, वो विशेषकर एक सफ़ेद आफत साबित हो रही है। सोनमर्ग के इस एवलांच की वीडियो की वजह से कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्रों पर रह रहे लोग जो है वो काफ़ी चिंतित है, जबकि प्रशासन का दावा है कि उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल जो आधिकारिक संदेश है या आधिकारिक आदेश है उसके पालन करने की आवश्यकता है। बर्फबारी को देखते हुए सोनमर्ग के सभी रास्तों को जो है वो बंद कर दिया था। हालांकि आज भी जो है सोनमर्ग जो है जाने की अनुमति किसी को भी नहीं दी गई है और सोनमर्ग से पहले ही जो रास्ते हैं वहाँ उनको सील कर दिया गया है। और कोशिश प्रशासन द्वारा केवल ये है कि किसी भी ऐसी स्थिति को होने से पहले रोका जाए। ये बर्फ को लगभग 20 साल के बाद इतनी थोड़ी पै रही है इधर, बिल्कुल कम, पहले पैती थी बर्फ। अब आपको इसी बर्फबारी और बर्फीले तूफान से निकली एक दर्दनाक खबर के बारे में बताते हैं। इस तस्वीर में आपको एक पिटबुल डॉग नजर आ रहा होगा, लेकिन अगर हम कहें कि ये पिटबुल बर्फबारी के बीच भी 4 दिन तक ऐसे ही खड़ा रहा तो क्या आप यकीन करेंगे? हिमाचल के भरमौर में जो हुआ उस पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। यहाँ ये पिटबुल डॉग अपने मालिक के शव के पास 4 दिन तक ऐसे ही खड़ा रहा और बर्फीला तूफान भी उसकी वफादारी को हिला नहीं सका। जानकारी के मुताबिक चंबा में 2 भाई भरमौर के पहाड़ों पर गए थे। इनकी उम्र 13 वर्ष और 19 वर्ष थी। यहाँ वो अपने पिटबुल डॉग के साथ कैंपिंग का सामान लेके गए थे, लेकिन तभी पहाड़ों पर ऐसा बर्फीला तूफान आया कि दोनों उसमें फंस गए और जब उन्हें कोई मदद नहीं मिली तो बर्फ के नीचे दबकर पीयूष और विकसित ने दम तोड़ दिया। लेकिन ये पिटबुल डॉग अपने मालिक पीयूष के शव के पास से हिला तक नहीं और 4 दिन तक इसी सर्द मौसम में भूखा प्यासा खड़ा रहा। जब 4 दिन के बाद रेस्क्यू टीम पहुंची तो हैरान रह गई। बाद में इस पिटबुल डॉग और दोनों भाइयों के शव को हेलीकॉप्टर से भरमौर लाया गया और परिवार को सौंप दिया गया। लेकिन खून जमाने वाली इस ठंड में मालिक के शव के पास 4 दिन तक टिके रहना ये बताता है कि वफादारी और लगाव की ऊष्मा किसी भी सर्दी से ज्यादा। अब बात करते हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की, जो लंबे वक्त से जेल में बंद हैं और किसी ने उन्हें देखा नहीं है। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ वक्त बाद शायद इमरान खान भी किसी को देख ना पाए, यानी अंधेरी कोठरी में बंद इमरान खान की आंखों की रोशनी जा सकती है। वो इमरान खान जो एक दौर में पाकिस्तान की जनता को उज्जवल भविष्य का रास्ता दिखा रहे थे, उन्हें नेत्रहीन बनाने का प्रयास किया जा रहा है और इमरान की आंखों की रोशनी को छीनने का काम कर रहे हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर। रावलपिंडी की अदियाला जेल, जिसकी काल कोठरी में बंद है पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान। इस कोठरी में सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, एकदम घुप अंधेरा। कुछ ऐसा ही अंधकार इमरान खान के जीवन में भी छा सकता है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इमरान खान की वो मेडिकल रिपोर्ट कह रही है जिसने पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान CRVO यानी सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन नाम की आंखों की बेहद गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी में आंख की रेटिना में खून का बहाव रुक जाता है और थक्का जमने लगता है। अगर समय पर इलाज ना हो तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के डॉक्टरों की एक टीम ने जेल में जाकर इमरान खान की जांच की और जांच के बाद डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टरों ने साफ कहा कि इमरान खान को तुरंत स्पेशलाइज्ड अस्पताल और ऑपरेशन थिएटर की जरूरत है, यानी जेल में रहकर उनका इलाज संभव नहीं है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद इमरान खान की पार्टी PTI और उनके समर्थकों ने गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंज रहा है,
कि क्या जेल में बंद इमरान खान का मेडिकल मर्डर किया जा रहा है? क्या जानबूझकर उन्हें इलाज से वंचित रखा जा रहा है ताकि वो नेत्रहीन हो जाएं? इस मामले में अदियाला जेल प्रशासन खामोश है, लेकिन इमरान खान की बहनें चीख चीख कर सवाल पूछ रही हैं। उनका आरोप है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इमरान खान के खिलाफ बड़ी साजिश कर रहे हैं। इमरान खान को जानबूझकर इलाज से दूर रखा जा रहा है ताकि जेल के अंदर उनकी हिम्मत को तोड़ा जा सके। अब 31 जनवरी को इमरान खान का अगला मेडिकल रिव्यू होना है। अगर उस दिन इमरान की सेहत और ज्यादा बिगड़ी या उनकी आंखों की रोशनी पर ज्यादा असर पड़ा तो पाकिस्तान की सड़कों पर हालात बेकाबू होने तय हैं। और फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अफगानिस्तान में तालिबान राज की, जो 21वीं सदी में भी गुलाम व्यवस्था को वापस ले आया है। इंसान के बुनियादी अधिकार एक तरफ और तालिबानी राज दूसरी तरफ। अफगानिस्तान में जहां इंसानों पर जुल्म और सितम के किस्से पहले भी चर्चा में रहे, अब वहां ऐसी व्यवस्था को कानून बना दिया गया है जो कभी मध्यकाल में हुआ करती थी। यानी अब तालिबान ने अफगानिस्तान में गुलामी प्रथा को कानूनी मान्यता दे दी है। तालिबान के नए अपराध कानून में कई जगह पर गुलाम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पूरी खबर फिक्र की रिपोर्ट में। तालिबान ने आर्टिकल 9 के तहत अफगान सोसाइटी को 4 कैटेगरी में बांटा। इन कैटेगरी में मौलवियों को सबसे ऊपर रखा गया है। निर्देश है कि अगर मुस्लिम धर्मगुरु अपराध भी करते हैं तो भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा, यानी मौलवी को सजा नहीं, सिर्फ सलाह दी जाएगी। इसमें गुलामों को एक कानूनी कैटेगरी के रूप में रखा गया है। निचले स्तर के लोगों को जेल और शारीरिक दंड दोनों सजा भुगतनी होगी। नमाज न पढ़ने पर एक पिता 10 साल के बेटे को भी सजा दे सकता है। उलेमा, अशराफ, मध्यम वर्ग, निचला वर्ग जिसमें गुलाम शामिल। अब बात शंकराचार्य विवाद की, जिसका प्रयागराज चैप्टर आज खत्म हो गया। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पर यूपी सरकार के साथ शुरू हुए टकराव ने 10 दिन बाद नया मोड़ ले लिया। प्रयागराज में अनशन पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज बिना स्नान के विदा हो गए। उन्होंने कहा कि वो भारी मन से जा रहे हैं। एक बस में बैठकर वो वाराणसी की ओर रवाना हुए, लेकिन जाते जाते उन्होंने कई गंभीर सवाल भी उठाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूपी सरकार पर कई आरोप लगाए। प्रयागराज से शंकराचार्य के विदा लेने से एक दिन पहले 1200 किलोमीटर दूर गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया था। वो भगवान श्री स्वामीनारायण जी की शिक्षा पत्री के 200 वर्ष पूर्ण होने पर एक कार्यक्रम में शरीक हुए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मुझे पूरा भरोसा है कि संतों के आशीर्वाद से इस देश में कभी ऐसी सरकार नहीं आएगी जो सनातन धर्म मानने वालों को निराश करे। आज जब शंकराचार्य माघ मेले से निकल रहे थे तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह के इस बयान का भी जिक्र किया। सुनिए गृह मंत्री ने क्या कहा और फिर शंकराचार्य ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी। આઝાદી થયા પછી સનાતન ધર્મના અનેક સંપ્રદાયોના સૌ અનુયાયીઓ રાહ જોતા હતા કે એક એવી સરકાર આવે જે આપણા સનાતન ધર્મને મહત્વ આપી એના આધાર પર દેશ ચલાવવાનો। આપણે સૌ રાહ જોતા હતા કે 550 વર્ષથી બાબરે તોડેલું ભગવાન રામનું અયોધ્યાનું મંદિર ફરીવાર બને અને જોત જોતામાં મંદિર બની એની ભગવી ધજા આજે દિગ દિગંત। મને વિશ્વાસ છે કે સંતોના આશીર્વાદથી હવે કોઈ દિવસ સનાતન ધર્મના અનુયાયીઓ નિરાશ થાય એવું શાસન આ દેશમાં ક્યારેય નહીં આવે। एक तरफ देश के गृह मंत्री कल गांधीनगर में थे, उन्होंने वहां पर कहा कि संतों का अपमान करने वाली और सनातनियों की सुध न लेने वाली सरकारें कभी भी स्थायी नहीं रह सकती हैं। दूसरी तरफ सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रतीक शंकराचार्य, सबसे बड़े प्रतीक बटुक, सबसे बड़ी प्रतीक सन्यासी, सबसे बड़े प्रतीक ब्रह्मचारी, जिन्होंने सनातन को अपने कंधों पर ढोने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है, ऐसी साधवियां, ऐसे वृद्ध सबका अपमान यहाँ पर हो रहा है। और अब देखते हैं टॉप 9 खबरें। कल राजकीय सम्मान के साथ अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र में बारामती के पैतृक गांव काठियावाड़ी में उनका अंतिम संस्कार होगा। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे।
संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। जी राम जी कानून पर विपक्षी हंगामे के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ। उन्होंने सरकार के किए काम गिनाए। राष्ट्रपति के भाषण के बाद लोकसभा में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया समेत अन्य दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी रैली का आयोजन हुआ, जिसे पीएम मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने युवाओं को नेशन फर्स्ट और जीवन में अनुशासन का संदेश दिया। 20 मित्र देशों के 200 से अधिक कैडेट और अधिकारी इस कार्यक्रम में हिस्सा बने। आवारा कुत्तों के मामले में निर्देशों के बावजूद जरूरी कदम नहीं उठाने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से असंतोष जताया। कोर्ट ने माना कि आवारा कुत्तों की नसबंदी और डॉग कंपाउंड बनाने समेत कई निर्देश दिए गए थे, जिनका पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकारें जमीन पर काम करने के बजाय हवा में महल बना रही हैं। अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। पार्टी के मुताबिक टिकट बंटवारे के लिए बनने वाली प्रदेश कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग को बतौर स्पेशल इनवाइटी के तौर पर जगह दी जाएगी। इसके जरिए पार्टी टिकटों में भी इन वर्गों को अहमियत देना चाहती है। अनिल अंबानी ग्रुप के पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। उनकी कंपनी की 1885 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त कर ली गई है। ये कार्रवाई रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कम्युनिकेशन के बैंक फ्रॉड केस में की गई है। जांच एजेंसी का आरोप है कि रिलायंस ग्रुप की कई कंपनियों ने सार्वजनिक धन का गलत इस्तेमाल और हेरफेर किया है। दिसंबर में देश में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 2 साल में सबसे अधिक रही है। दिसंबर में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर 7.8% पर पहुंच गई। मैन्युफैक्चरिंग, खनन और बिजली सेक्टर में मजबूती के चलते वृद्धि दर्ज की गई। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शारा ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। बैठक में सीरिया के अंदर मौजूद रूसी सेना की सुरक्षा पर चर्चा हुई। बशर अल असद के बेदखल होने के बाद से क्रेमलिन अल-शारा के साथ रिश्ते मजबूत करने में जुटा है। पुतिन के करीबी असद लंबे समय तक सीरिया की सत्ता में रहे। कनाडा के बाद अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर चीन के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए बीजिंग पहुंचे हैं। स्टारमर बीजिंग और शंघाई के दौरे पर राष्ट्रपति जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली क्यांग से मुलाकात करेंगे। 2018 के बाद किसी ब्रिटिश पीएम की पहली चीन यात्रा है। अमेरिका से टेंशन के बीच स्टारमर का चीन दौरा काफी अहम माना जा रहा है।